Hey student, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel. Following the social distance, we should do our work. School and colleges are closed and you are in class 12. You have to complete your course. This is very crucial period for you. Today, we'll study about a lesson which name is A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. This is the very first lesson of class 12th in UP board. So without lost a valuable minute, let's start. I'll try to explain the story from English to Hindi. This is the first page of this chapter. I had left New Delhi for the Himalaya. जो विलियम सी डगलस हैं वो यात्रा करते हैं, इंडिया में पहुंचते हैं। इंडिया में पहुंचने के दौरान वो जो दृश्य देखते हैं उन्हीं दृश्यों के विषय में वो बताते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैंने नई दिल्ली को छोड़ा था या छोड़ चुका था। फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए, तब मैं हिमालय पर जाने वाला था और मैं नई दिल्ली को अभी छोड़ा ही था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद कार से मुझे रानीखेत तक जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक बहुत ही प्राचीन, ओल्ड का मतलब यहाँ पुराना है, ब्रिटिश काल का सैन्य स्टेशन। ये जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, हिमालय पहाड़ी क्षेत्र है, तो हिमालय के उस पहाड़ी क्षेत्र पर एक पुराना ब्रिटिश सैन्य अड्डा था। लोकेटेड, वहाँ पे स्थित था, ऑन ए 6000 फीट रिज, रिज का मतलब किनारा होता है, तो ये 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। ये जो हिल स्टेशन पे इनका एक अड्डा बना हुआ था वो 6000 फीट की ऊंचाई पर था। अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, यानी बर्फ से, यहाँ स्नो कैप्ड हिमालय की जो बात की गई है, बर्फ से ढके हुए हिमालय के विस्तृत क्षेत्र में जो 120 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ था, उसके विपरीत दिशा में ये 6000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमे चल रही थी, उस समय ट्रेन धीमी थी, उसकी रफ्तार धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और वह रुकता था। एट ऑल द वे, पूरे रास्ते में जितने भी, ऑल द वे स्टेशन यानी रास्ते में जितने भी स्टेशन थे सभी स्टेशन पर वो रुकता था। एक मिनट, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, द ट्रेन वॉज स्लो एंड स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशन, स्टेशन बता रहा है। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोलता था। स्विंग का मतलब झूला होता है, उसी का थर्ड फॉर्म है स्वंग। तो झूलने पर जिस तरीके से आदमी फैल के जाता है, उसी तरीके से दरवाजे को जब खोला जाता है तो वह दूर होकर के आता है, एक चक्कर लगाता है, अपनी धुरी पर नाचता है। तो आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोलता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का, यानी कि जिस डिब्बे में मैं बैठा हुआ था उस डिब्बे में मैं दरवाजे को खोलता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म पैक्ड था यानी भरा हुआ था। विथ पीपुल, लोगों से। वो लोग कौन से थे उनके बारे में बताया गया है। सिख्स, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, सोल्जर का मतलब सैनिक होता है। मर्चेंट्स, व्यापारी होता है। प्रीस्ट, पुजारी होता है। पोर्टर्स, पोर्टर्स जो कुली होते हैं स्टेशन पर, वही पोर्टर्स, कुली से भरा हुआ था। बेगर्स,
भिखारियों से, हॉकर्स और फेरी वालों से, यानी इतने लोगों से पूरा स्टेशन वो भरा हुआ था। उस स्टेशन पर ये सारे लोग मौजूद थे। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग प्रत्येक लोग, वाज बेयरफुट, नंगे पाँव थे। बेयरफुट का मतलब नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज, और जो उनका ड्रेस था वो लूज था, यानी ढीला ढाला था। वाइट गारमेंट्स, सफ़ेद कलर का, यानी सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने हुए थे और वो ढीला ढाला था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, आई वुड आस्क मैंने पूछा होगा, एट लीस्ट 3 पीपुल, कम से कम 3 लोगों से, यानी कि मैंने कम से कम 3 लोगों से मैंने बात किया, पूछा। बिफोर आई कुड फाइंड, यानी पाने के पहले तक। आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, यानी इससे पहले कि मैं किसी एक इंग्लिश बोलने वाले को पाऊँ, उसके पहले मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा। जब 3 लोगों से बात किया तब मैं एक अंग्रेजी बोलने वाले को पाया। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हमने उनसे विश्व घटनाक्रम के विषय में चर्चा किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक बड़े बड़े टॉपिक पर, बड़े बड़े विषयों पर भी हमने चर्चा की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, तो जो चर्चाएं की उन दिनों, जो भी न्यूज़ चल रहा था, जो भी समाचार चल रहा था, मैं उसके विषय में उनसे बातें किया। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट, पाने का, ए फील ऑफ द पल्स, उनकी भावनाओं को, यानी पल्स का मतलब उससे नाड़ी होता है, पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के प्रति उनके अंदर, उनके नाड़ियों में जो भावनाएं चल रही थी, या राष्ट्र के प्रति जो उनके अंदर भावनाएं चल रही थी, उनके विषय में मैं जानकारी लेने का प्रयास करना चाह रहा था उस टाइम। चेकिंग ओपिनियन, मैं उनकी राय जानना चाहता था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, जो सरकारी आंकड़े थे, सरकारी आंकड़े या सरकारी दृष्टिकोण जो भी दिखाई पड़ता था, उनके विषय में मैं जानने का प्रयास कर रहा था। यानी कहने का मतलब ये बता रहा कि इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज पहचानने की चेष्टा कर रहा था। राष्ट्र के लोगों में कौन सी भावनाएं हैं, ये जानने का मैं प्रयास कर रहा था। चलिए पेज नंबर दूसरा। उम्मीद है फर्स्ट पेज आपके समझ में आया होगा। अगर कुछ से दिक्कत होगी तो दोबारा आप उसे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा। द रूट ले, अब ये क्या कर रहा है, जो अगला पेज है, रूट का मतलब होता है रास्ता। ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, जो रास्ता था वो एक बहुत ही समृद्ध, रिचेस्ट का मतलब बहुत ही समृद्ध, भारत के एक समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर था। ठीक है, इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, भारत के कृषि एरिया का मतलब भारत के कृषि क्षेत्रों में जो सबसे समृद्ध क्षेत्र था, या जो समृद्ध क्षेत्र था, उनमें से एक वो एरिया था, उसी के रास्ते से जा रहे थे। यानी जो ये लेखक कह रहा है उसका मतलब यह है कि वह रास्ता भारतवर्ष के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर था। फिर आगे है, दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यानी यह गंगा का, ये जो कह रहा ऊपरी गंगा, गंगा का जो मैदान है वो कई भागों में बटा हुआ है, तो ऊपरी गंगा के मैदान का ये एरिया था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो सी लेवल से, सागर तल से 1000 फीट ऊपर, 1000 फीट से भी 1000 फीट ऊंचाई पर था, यानी सागर तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन, उस समय गंगा का जो ब्राउन सिल्ट, गंगा का जो कलर था उस समय वो ब्राउन कलर का, भूरे कलर का हो गया था। सिल्ट मतलब रेत, यानी रेत युक्त वो ब्राउन, भूरे कलर की गंगा उस समय थी। स्वोलेन, जो फूली हुई थी। विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से, यानी बाढ़ के पानी से वो उफन रही थी, उस समय बाढ़ आया हुआ था। इट्स ओवरफ्लो, वह ओवरफ्लो हो रहा था। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि ऊपर से पानी बह रहा था, जो एरिया था उसके ऊपर से पानी बह रहा था। इनंडेटिंग, इनंडेटिंग का मतलब होता है कि ये कवर कर रहा था, ढक रहा था, यानी कि जो जल था वो प्लावित हो रहा था, उस काफ़ी ऊंचाई तक प्लावित हो रहा था या उसे ढक रहा था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जो चावल की खेती होती है,
हजारों एकड़ वाले चावल के खेत को वह प्लावित कर रही थी, उसके ऊपर से वो बह रही थी, उसे ढक दी थी। टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तरी क्षेत्र में जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसेस, जो खूब फैला हुआ था। ऑफ ग्रास, घास से फैला हुआ था। हायर देन ए मैंस हेड, जो मनुष्य के सिर की ऊंचाई से भी ऊंचा था। यानी कि वो जो जंगल था, जो घास युक्त जंगल था, घास इतनी अधिक थी कि वह मनुष्य के सिर से भी अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ था। एंड अनब्रोकन, और दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा था, कहीं पे टूटा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल, और अगर कहीं ओकेजन बस कहीं टूटा हुआ दिखाई पड़ता था तो क्लम्प ऑफ ट्रीज, तो पेड़ के समूह के कारण, अगर कहीं पर बीच में पेड़ वगैरह था तो उसकी वजह से ही वह टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा था, नहीं तो वह अनवरत लगा हुआ था। और वो जंगल था कैसा? द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स यानी कि बाघ का, हाथी का, पाइथन्स का जो अजगर होता है, एंड कोबराज, और सांपों का। वो पूरा जंगल सांप का, अजगर का, हाथी का और बाघ का एरिया था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग, एवरीवेयर यानी सब जगह पर, संपूर्ण जगह पर, वहाँ जहाँ भी देखो चारों तरफ, एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एरिया फ्लैट बिल्कुल मैदान की तरह दिख रहा था। रनिंग टू द हॉरिजन, क्षितिज तक। जब भी किसी सागरीय क्षेत्र में जब खूब अधिक दूर तक पानी दिखाई पड़ेगा तो उधर देखने पर लगता है कि जैसे आकाश उसमें डूबा हुआ किसी दूर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। तो ऐसा लग रहा था कि क्षितिज तक, वही क्षितिज है, तो क्षितिज तक पूरा ये एकदम फ्लैट मैदान के रूप में दिखाई पड़ रहा था। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन डॉटेड का मतलब छिटपुट, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ कहीं कहीं पर छिटपुट, बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, कहीं कहीं पर बरगद के पेड़ दिखाई पड़ रहे थे। आप बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और इसके अलावा कुछ पाकड़ और बनियान के ही वृक्ष वहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे। यानी कि सब जगह सपाट मैदान क्षितिज तक फैला था, और कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद या वृक्ष, बरगद का वृक्ष या पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियां थीं। ठीक है। सेब्ड, जिनका आकार लाइक इल्म्स, इल्म वृक्ष के समान उनका आकार था। इल्म एक वृक्ष है, जंगली वृक्ष है, उसी के समान उसका आकार दिखाई दे रहा था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिसके तने मोटे और मुड़े हुए थे। ट्विस्टेड का मतलब मुड़े हुए, और थिक माने मोटे, जिसके, और ये ट्रंक्स माने तना होता है, जिसके तने मोटे, थिक थे, और ट्विस्टेड और मुड़े हुए थे। जो इल्म वृक्ष होता है वो, उसकी ये विशेषता होती है कि वो मोटा होता है, कुछ मुड़ा हुआ सा दिखाई पड़ता है, तो ये सब वृक्ष उसमें थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से इन कर रही थी, प्रवेश कर रही थी। हॉट, गर्म और नम हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से गर्म और नम, हॉट और ह्यूमिड, गर्म और नम हवाएं बह रही थीं। मंकीज, बंदरिया, वैसे बंदर होता है तो बंदरिया हम कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी आगे उसके बारे में बताया गया है। मंकीज सम ऑफ द मदर्स, जो बंदर थे उनमें से जो कुछ माताएं थीं, विथ बेबीज क्लिंगिंग, अपने बच्चे को चिपकाए हुए थीं। क्लिंगिंग का मतलब चिपकना, चिपकाए हुई थीं। टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, यानी अंडरनीथ अपने पेट के नीचे बंदरियां जो है बच्चों को चिपका लेती हैं और राइडिंग और चलती हैं। स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ के ऊपर वो झूल रही हैं, नीचे ज़मीन पे चल रही हैं। एट द स्टेशन, और जैसे स्टेशन पर जो भी पेड़ थे उसी के ऊपर वो लटके हुए से दिखाई पड़ रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ बंदरियां जो बच्चों को चिपकाए हुए थीं, जो नीचे की ओर लटक रहे थे, भोजन की तलाश में पेड़ से जो है, पेड़ पर लटके रहते थे और स्टेशन पर आते थे। वो स्टेशन पर जो पेड़ था उसी स्टेशन पर आ भी जाते थे। द विलेजेज वी पास्ड, यानी जिन गांवों में से हम गुजरे। वॉल्स मेड ऑफ मड, उसकी दीवारें मड मिक्स्ड, मिट्टी की बनी हुई थी, जो मिक्स थी विथ वाटर एंड काउडंग। काउडंग का मतलब गोबर होता है, जो पानी और गाय के गोबर से मिश्रित
होकर के लिपी हुई थी। वो दीवारें जो थी वो मिट्टी की थी और गाय के गोबर और मिट्टी से वो लिपी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्ड, रूफ जो उनकी ऊंची नुकीली छतें, पीक्ड का मतलब नुकीला है और रूफ का मतलब छत, उनकी देयर पीक्ड रूफ, उनकी ऊंची नुकीली छतें वेयर थैच्ड, बधी हुई थी, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडलों से, टाइड, बांध दी गई थी। यानी कि जो छप्पर था उनका वो घास के बंडल से बंधा हुआ था, टू बम्बू पोल्स, और बांस जो बांस के खंभे लगे हुए थे, यानी बांस के छप्पर तो बांस के खंभे का ही बनता है, तो बांस के खंभे से बने हुए छप्पर थे जो जिसमें घास बांधा गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर्स जो होता है वो उसका मतलब होता है वास्तव में बंडेर। छप्पर में बीचों बीच जो एक बड़ा सा मोटा सा बल्ली लगा होता है, गांव में बंडेर बोलते हैं, तो सही शब्द है बंडेर। तो वो बंडेर लगा हुआ था, बंडेर के स्ट्रेच अक्रॉस, बंडेर को पार करके, यानी दोनों दिशाओं में वो फैला हुआ था, फैला करके बनाया गया था। यानी कहने का मतलब लेखक जो कह रहा है कि उनकी ऊंची नुकीली छतों की ढालू सीटों पर बांस के डंडों पर घास के पूले कसकर बनाए हुए छप्पर थे। उसके बाद है दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, उन दिनों जो है, पम्पकिन मतलब कद्दू होता है, कद्दू की जो बेलें, बेलें का मतलब जब कद्दू का पेड़ होता है, लताएं जो होती हैं, कद्दू की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम वर इन द ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है जो फूल निकले हुए थे, कद्दू की लताओं पे फूल लटके हुए थे और वो उनके ऊपर फैले हुए थे। यानी भद्दी दीवारों पर उगी ही कद्दू की फैले जो कद्दू कद्दू का जो पेड़ था या उस पर फूल प्रारंभिक अवस्था में लदे होते हैं, वो उस पर लदे हुए थे। और वो दीवारें कैसी थी, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, उनकी जो वॉल्स थी वो ड्रैब थी, यानी भद्दी थी, ड्रैब का मतलब भद्दी, उनकी मटमैली दीवारों पर लंबी पीली धारियां, वो जो येलो ओवर ड्रैब करा ना, तो ये पीली धारियां, ड्रैब धारियां बनाई हुई थी। फिर कह रहा है एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, बात करने का मेरा सिलसिला, विद द पीपुल, लोगों से, यानी कि एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला, वाज इंटरप्टेड, थोड़ा बाधित हुआ, इंटरप्टेड का मतलब बाधित हुआ। एज सुन एज आई एलाइटेड, यहाँ पे जो एलाइटेड आया है इसका मतलब हो उतरना, हालांकि ये उतरा, एलाइटेड लगा हुआ। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही, एज सुन एज माने जैसे ही, आई एलाइटेड मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन का मतलब युवा बच्चों का समूह, युवा का मतलब जितने छोटे बच्चे होते हैं उतने ही यंग होते हैं वो। तो ये एक स्टेशन पर जैसे ही मैं उतरा, छोटे छोटे बच्चों के एक झुंड ने मुझे घेर लिया। क्या करा, यंग चिल्ड्रन गैदर्ड, इकट्ठा हुआ, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ, अर्थात मुझे घेर लिया। दे वेर सेलिंग बास्केट, वे टोकरी बेच रहे थे, हैंड वोमेन, हाथ से बने हुए, वे हाथ से बने हुए टोकरी बेच रहे थे। रीड माने सरकंडा होता है, जो सरकंडे से बास्केट बना हुआ था, हाथ से बना हुआ जो है और सरकंडे के द्वारा बनाया गया बास्केट वो बेच रहे थे। विथ सिंपल डिजाइन, उनकी डिजाइनें सिंपल थी, एंड पैटर्न, उनका नमूना और डिजाइन सिंपल था। उसके बाद है दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्द बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, चिल्लाते हुए कुछ शब्द बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन जो उनके प्रस्तुत करने का तरीका था, कन्वे का मतलब प्रस्तुत करने का जो तरीका था वो अनमिस्टेकेबली, स्पष्ट रूप से मैं उनकी इच्छा को समझ पा रहा था, क्योंकि उनकी भाषाएं अलग थी, वो जो भाषा बोल रहे थे वो लेखक समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी भावनाओं को वो समझ रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा निश्चित हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का मतलब हो गया लाखों लोग,
यानी 100,000 का मतलब ये मान के चलिए कि लाखों लोग हो गए। आप लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स, लाखों लोग जो है अपना रास्ता छोड़ दिए अर्थात इधर उधर हो गए। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने स्थान को चेंज कर लिए। रेजिडेंस का मतलब निवास स्थान, अपने निवास स्थान को बदल लिया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन अर्थात 90 लाख, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजन फैंटिसिज्म, अब ये धर्मांधता, रिलीजियस फैंटिसिज्म का मतलब होता है धर्मांधता, तो ड्राइवन बाय द फियर ऑफ धर्मांधता, ये जो रिलीजियस फैंटासिज्म है, धर्मांधता है, उसके फियर से, उसके डर से वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आए थे। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जब ये शुरू में वहाँ से चले हुए थे तो वे काफ़ी गरीब भी थे। दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जब वे रास्ते पर चलना शुरू किए तो वे और पुअर होते चले गए, और गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे ला सके, वाज अ बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा भोजन था, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं थीं। यानी कि जो शरणार्थी बच्चे थे वो जो है, एक तो ये आरंभ में गरीब थे और पैदल यात्रा पर चलते हुए ये लोग और भी गरीब हो गए, क्योंकि जो कुछ भी वो ला सकते थे वो केवल थोड़ा सा खाना और थोड़ी सी चीज़ें थी। सून, जल्दी ही, दे वेर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर दे स्टार्टेड, जब वे चले, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे, तो वे रास्ते में ही गिरना शुरू हो गए। फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी के कारण, ऑफ हंगर, यानी कि हंगर के कारण और कमजोरी के कारण, वो जो है भूख के कारण और कमजोरी के कारण वो रास्ते में ही गिरना शुरू हो गए। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और वे जहाँ पर भी गिर रहे थे वहीं पर मर भी जाते थे। ये इसका अगला पेज है। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन, चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट यानी कि जो टोकरी बेचने वाले बच्चे थे, वर सन्स एंड डाटर्स, वे पुत्र और पुत्रियां थीं, ऑफ दिस रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के, वो इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थीं। दे आर देयर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार। हैड गैदर्ड इन द सिटीज, ये सारे जो है उस शहर में एकत्रित हो गए, गैदर्ड एकत्रित हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने अपनी दुकानें लगा ली। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, सिंपल यानी साधारण तरीके की वस्तुओं का निर्माण करने लगे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, अपनी जीविका पाने का प्रयास करने लगे। इन मार्केट्स, उस बाज़ार में अपनी जीविका कमाने का प्रयास करने लगे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही काफ़ी भीड़ वाला स्थान था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट, वे क्लॉथ यानी कपड़े और घास के छाया में बने हुए जो छप्पर थे उनमें रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो उस गली में एक लाइन से बने हुए थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, जो पीजेंट थे, पीजेंट का मतलब होता है किसान। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान लोग थे। हैड बीन अकस्टम्ड, वो आदी थे, यानी उनकी आदत पड़ गई थी। टू लिटिल ऑल देयर लिप्स, थोड़े में ही अपनी जीविका को कमाना या थोड़े में ही अपनी जीविका को चलाना। फॉर द एनुअल इनकम, जो उनका एनुअल इनकम था, जो उनकी आय थी, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिलीज डज नॉट एक्सीड, ये कह रहे हैं कि इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे तो थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि एक खेतीहर की वार्षिक आय जो बता रहा है, एनुअल इनकम जो थी, जो खेतीहर की एनुअल इनकम थी, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100, वो $100 से अधिक नहीं होती। जो एक सामान्य किसान वाला व्यक्ति था, $100 से अधिक उनकी आय नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, और जो अनस्किल्ड थे यानी कि जो अकुशल श्रमिक थे, उनकी औसत आय मेक्स 30 सेंट्स ए डे, वो एक दिन में 30 सेंट, सेंट एक मुद्रा है, एक दिन में 30 सेंट ही कमा पाते थे। और लेस देन $2 ए वीक है, सॉरी इसमें वीड आ गया है लेकिन वीक है, तो सप्ताह में, यानी या फिर एक सप्ताह में $2 से अधिक वो
नहीं कमा पाते थे, उससे भी कम ही कमाते थे। देयर इज़ 1 मील अ डे, दिन में वो एक ही बार भोजन करने को पाते थे, जिनमें से क्या रहता था, एन ओनियन, एक प्याज रहता था, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी होता था, एक रोटी होता था, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल होती थी, विथ मिल्क, दूध होता था, पर हैप्स, और संभवतः ए बिट ऑफ गोट चीज़, कभी कभी संभवतः कभी कभी बकरी के द्वारा जो पनीर, चीज़ का मतलब पनीर होता है, बकरी से बना हुआ पनीर भी वो शायद पा जाते थे। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, यानी वो कह रहा है कि चाय, कॉफ़ी, घी, फैट का मतलब घी यहाँ पे है, नो स्वीट्स, नो मीट, मिठाई, मांस, ये सब नहीं पाते थे। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। $100, $100, एक वर्ष में $100, सप्ताह में $2 भी नहीं होता था। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न, तो भी जो एक छोटी सी आय वो बड़ी ही मुश्किल से कमा पाते थे, बाई सेलिंग बास्केट्स, बास्केट को बेच करके, टू पीपल टू पुअर, वो इतने अधिक पुअर होते थे, टू बाई देम, जो जिससे वो खरीद भी नहीं पाते थे, इतने गरीब होते थे कि वो उस साधारण सी चीज़ों को भी खरीद नहीं पाते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, अब इसमें कोई संदेह नहीं है जो कारण है। दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये जो छोटे बच्चे हैं, डिसेंडेंट ऑन मी लाइक लोकस्टेट्स, मेरे ऊपर बिल्कुल लोकस्टस, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डे, मेरे ऊपर टिड्डे की भांति ये टूट पड़े थे। ठीक है, यानी कि निस्संदेह यही कारण था, कहने का मतलब लेखक कह रहा कि निस्संदेह यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे टिड्डियों की भांति मुझ पर टूट पड़े थे। आई, अब कह रहा आई एन अमेरिकन, उस समय मैं जो है एक ऐसा अमेरिकन व्यक्ति था, वाज डाउटेड, निस्संदेह ही, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, वो कह रहा कि उनके लिए मैं अमेरिका का एक निवासी, जो कि अब तक देखा गया निस्संदेह सबसे अच्छा ग्राहक था उनकी नज़रों में, वो ऐसा सोच रहे थे। चलिए अगला पेज देखते हैं। हाँ, इसमें है आई बाट 1 टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज, आई बाट 1 टीनी बास्केट, मैंने एक छोटा सा टोकरी खरीदा, फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ आना में मैंने एक छोटा सा बास्केट खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और एक दूसरा बास्केट मैंने कुछ थोड़े से और पैसे में दूसरा बास्केट भी खरीदा जो फल के लिए था। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, और रद्दी कागज़ को रखने के लिए मैंने एक टोकरी खरीदा, फॉर ए रुपीज़, ₹1 में मिला वो। और लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रुपीज़, ₹1 में मैंने एक सिलाई वाला मैंने एक टोकरी खरीदा। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, और कुछ पंखे भी मैंने 1-2 आने में खरीदा, 1-2 पीस। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी भुजाएं जो हैं, मेरी बाहें भर चुकी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे जो हमारे पास से गुजरे, कह रहा कि आप कहाँ गया, द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, वेयर्स का मतलब होता है सामान, बच्चे जो मेरे पास से गुजर रहे थे या जो भी गुजरे, शाउटिंग देयर वेयर्स, वे अपने सामान के लिए चिल्ला रहे थे, अपने सामान को की बिक्री करने के लिए वो चिल्ला रहे थे। आई वाज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड, मैं उस समय एक कैदी की भांति था जो पूर्ण रूप से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, जो मूव भी नहीं कर सकता था, इधर उधर हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, इस समय सबसे अधिक मेहनती, जो सबसे अधिक डिलीजेंट थी, सबसे अधिक मेहनती थी। अग्रेसिव, जो बहुत ही अधिक जोर देकर बात कहने वाली थी। वेंडर माने फेरी वाली, यानी एक जो बहुत जोर देकर कहने वाली, बहुत मेहनती वेंडर थी, फेरी वाली थी। वाज ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। आप 9 वर्ष की, 9 वर्षीय एक सुंदर लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, वो बिल्कुल मेरे सामने थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारा बास्केट था, टोकरी था, विथ हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड अ रुपीज़, और वह ₹1 चाहती थी। एंड हाफ फॉर इट, यानी ₹1 और आधा कहा, यानी ₹1.5, वह ₹1.5 चाहती थी इसके लिए। और अबाउट 30 सेंट्स, या 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लेडर, वह बहुत ही जो है मेहनती लड़की थी। अर्नेस्ट प्लेडर, ये जो प्लीडेड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि प्रार्थना, प्लीडेड का मतलब प्रार्थना करना,
और बेग का मतलब याचना, यानी उसकी याचना में जो बेग कर रही थी, जो याचना कर रही थी, उसमें जो है काफ़ी लगन दिखाई पड़ रही थी। इन टोन्स दैट वुड wring माई एनी हर्ट, यानी कि सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसके जो टोन्स थे, आवाज़ थे याचना करने वाले, वो रिंग एनी हर्ट, किसी के भी हृदय को द्रवित कर देने, प्लावित कर देने वाले, लेने वाले, मोड़ देने वाले, या जो है वैसे ज़्यादा कहना द्रवित करना ही है, वो किसी के भी हृदय को द्रवित कर सकता था। अब इसके बाद अगला पेज देखते हैं। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ पूरे भर गए थे, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, कोई भी जगह नहीं बचा था। लेट अलोंग एनी नीड, और किसी भी चीज़ की अब आवश्यकता नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, यानी कि अन्य बास्केट लेने की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, यानी अपनी बाईं बाह पर, हमने ऑन माई लेफ्ट आर्म का मतलब अपनी बाईं बाह पर अपनी टोकरियों, बास्केट्स एंड अपनी टोकरियों और पंखे को सेट करते हुए, या कह सकते हैं साधते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट, मैंने अपने कोट की दाहिनी, ये कह रहा है कि आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, में अपने कोट के दाहिने पॉकेट में हाथ डाला। एंड गाट ए हैंडफुल चेंज, और एक मुट्ठी रेजगारी, चेंज, छुट्टा उसमें से निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स, लगभग 15 सेंट उसमें था। इन ऑल विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसको कि मैंने उसके बास्केट में, उसके टोकरी में डाल दिया। फिर आई इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, वह जो यंग गर्ल थी, जो मेरी तरफ जो है याचनापूर्ण ढंग से खड़ी थी, इम्प्लोरिंगली का मतलब याचनापूर्ण तरीके से। द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली, युवा लड़की जो याचना के साथ मेरे सामने खड़ी थी, उसके बास्केट में मैंने वो सब डाल दिया। आई ट्राइड, कह रहा आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं समझाना चाह रहा था, या मैं समझाना चाहा, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं बास्केट नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन उसके सब्सटीट्यूट में, उसके बदले में मैं ग्रेचुटी यानी दान, उसके बदले में मैं उसे ये दान दे रहा था, यानी उसके उस स्थान पर कुछ मैं उपहार दे रहा था। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत महसूस किया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, ऑफेंस मतलब अपराध, मैंने कौन सा अपराध कर दिया, उसका मुझे तुरंत ही ज्ञान हो गया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्षीय लड़की, ड्रेस्ड इन रैक्स, जो फटे हुए कपड़े पहनी हुई थी। एंड ऑन द एज ऑफ द स्टारवेशन, और जो भूख के बिल्कुल निकट थी, जो भूखी हुई थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपने सिर को ऊपर उठाया, चिन का मतलब जो ठुड्डी होता है चेहरे के नीचे, उसको उसने ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपने हाथ को बास्केट में डाल करके पैसे को निकाला। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और पूरे गर्व के साथ और शानदार तरीके से, पूरे गर्व और शानदार कहिए, संभ्रांत, ग्रेसियस ऑफ लेडी जो है, एक संभ्रांत महिला की भांति, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने सारा पैसा मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब मेरे पास केवल एक ही चीज़ था, आई कुड डू, करने के लिए, मैं कुछ कर सकूं उसके लिए केवल एक ही चीज़ था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आँखें पोंछ ली। वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, वह अपनी आंखें पोंछ ली, मुस्कुराई, और जो है घास के किसी झोपड़ी में जाने के लिए प्लेटफॉर्म से तेज़ी से दौड़ती चली गई। ये कह रहे हैं ना कि सी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, जो प्लेटफॉर्म के नीचे उतरते हुए, उछलते हुए वो चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, ग्रास हट वो मैंने पहले बता दिया कि वो जो उनका झोपड़ी था, हट था, वो घास से युक्त था, घास से बना हुआ था, तो उसी घर की तरफ वो चल पड़ी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, दैट वुड हैव एट लीस्ट, जो जिसमें कम से कम 30 सेंट उस रात उसके पास तो होंगे ही, यानी उस झोपड़ी के लिए वो जाने के लिए चल पड़ी, जहाँ पर उसके पास कम से कम उस रात के लिए तो 30 सेंट निश्चित रूप से होंगे ही। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया।
आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन, मैंने उन्हें बताया कि इट वॉज वन रीजन, यह एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, जिससे कि मैं भारत से प्रेम कर बैठा, जिससे मैं भारत से प्रेम करता हूँ। अब इसके बाद ये लास्ट पेज है, इसको भी देख लेते हैं। द पीपुल आई सा इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे इन इंडिया, दोज इन द विलेज, वो चाहे गांव के हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, वो चाहे गांव पर हों या किसी हाई ऊंचे पद पर, ऑफिस में किसी ऊंचे पद पर हों, है वो दोनों में ही गर्व और सद्व्यवहार, ये क्या कर रहा है, हैव द बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, गर्व तथा सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना, इन सब का समावेश पाया मैंने, वो ऐसा बता रहे हैं। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके पास, वो आगे बताए कि उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर, ये जो सुंदर सी लड़की थी, जो सुंदर बालिका है, वो गंदे स्थान पर पैदा हुई, एंड पॉवर्टी, वो गंदे स्थान और निर्धनता में पैदा हुई। अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो तरीके के मामले में और व्याकरण के मामले में दोनों में ही अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्पसेस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा गई। सोल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आत्मा की झलक दिखा गई। ग्लिम्पसेस का मतलब ये कह लीजिए जो चमकदार होता है, एक प्रकार से ये झलक, जो चमकदार झलक होती है उसे वो दर्शा गई। इस प्रकार से आपका ये पूरा ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया है तो आप इसे दोबारा देखें, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप इसे समझेंगे और ये तैयार कर लीजिए। कुछ मैं मीनिंग के लिए भी आप लोगों को दे रहा हूँ, इसी पेज में एक कुछ पार्ट और भी दिया गया है जिसमें मीनिंग दिया गया है, तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बारी बारी से। फर्स्ट पेज ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें मीनिंग भी दिया गया है, देख लेंगे इसको, सारा वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लेंगे। दूसरा पेज आपका ये है, आप इसे रोक करके भी लिख सकते हैं, तमाम सारे वर्ड मीनिंग इसमें दिए गए हैं, इसे नोट करें। आगे आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी बताया जाएगा। नोट्स आप लोग बिल्कुल तैयार करते रहें। ये सारा पेज आप देख लेंगे। वर्ड मीनिंग पहले से इसमें दिया गया है, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है ये। बस इतना ही था, इसको तैयार कर लीजिए। आगे आपको बताया जाएगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। आपका एक लेसन इस प्रकार से यहाँ ये समाप्त होता है। धन्यवाद।